अंग्रेजी भाषा है, उसे सीखना है, उसे पढ़ना है, लेकिन उसे संस्कृति के रूप में नहीं स्वीकारना। यूपीएससी में जो विद्यार्थी बैठते हैं उनके लिए निबंध की एक पुस्तक निकाली जाए। तो मैंने 50 आईएएस से कहा कि आप हिंदी में जो निबंध लिख के आए हैं उसी कोटि के निबंध लिखें, और अच्छा हो कि जो निबंध आपने वहां लिखा है वही लिखें। यकीन मानिए किसी ने वो नहीं लिखा, किसी ने भी। वास्तविकता यह है कि कोई हिंदी में काम करना नहीं चाहता, हकीकत है। वो काम अंग्रेजी में करना चाहते हैं। अंग्रेजी ने हिंदी का बहुत नुकसान किया। जितने भी प्रोफेसर हैं 2.5-3 लाख रुपए पा रहे हैं, ये क्या हिंदी की सेवा कर रहे हैं? हिंदी इनकी सेवा कर रही है। हिंदी गरीबों के पास है इस समय, अमीरों के पास हिंदी नहीं है, मजदूरों के पास हिंदी है। हिंदी को हम हीरा तभी बना पाएंगे जब उसको घिसेंगे, उसको तराशेंगे। हम तराश नहीं रहे, हम उसमें रोजगार तलाश रहे हैं। आपको 3-3 हजार रुपए ले रहे, ये हिंदी का विकास कर रहे हैं? ये चोर हैं। ऐसे ही बता रहा हूँ, ये हिंदी के दुश्मन हैं। एक शोधार्थी गरीब घर का है, वो 3 हजार रुपए कहाँ से लाएगा? मुझे जब ये पता चला तो मैंने जो हिंदी के लिए काम ये 2 सरकारों ने किया है। लखनऊ में आप देखिए जाके, किसी भी हिंदी विभाग में या संस्कृत विभाग में 6 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेद, ये इनमें से कुल मिला के अगर 4 मिल जाए तो हमारा नाम बदल देगा। हम जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, घूसखोरी के लिए मशहूर हैं। यही तो हुआ ना, जब हम अंग्रेजी से अपना स्टेटस बढ़ा लेंगे, हम अंग्रेजी से थोड़ा ऊंचे माने जाएंगे। ये संस्कार बच्चों को भी दे रहे हैं हमारे भारतीय। तो जब हम बच्चों में ये संस्कार पैदा कर देंगे कि अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी से हम नौकरी पाएंगे, यकीन मानिए कि कविशाला में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग विधाओं पे, कविताओं पे, किताबों पे, कहानियों पे परिचर्चा करते हैं हम लोग। इसमें प्रयास करते हैं कि जो लोग भी कहानियां करते हैं, कविताएं करते हैं, किताबें करते हैं, उनके पीछे की क्या कहानी है वो आप तक पहुंचा पाए। इसी बातचीत की श्रृंखला में आज हमारे साथ है डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। असल में आपका नाम पढ़ रहा था, उसमें आपका पेन नेम है गुणशेखर, है ना। मैं आपकी शुरुआत जो बातचीत की है मैं उसी से करना चाहता हूँ कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, उस यात्रा के शुरू होने पहले तक की क्या, जब कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है आपकी जो स्टार्टिंग है। दूसरा, जो आपका पेन नेम है गुणशेखर, इसके पीछे क्या कहानी है? ये अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट है, तो उसने संयोग से मेरा मांगा, पूरा परिचय मांगा, और उसके साथ उसने गुणशेखर लिखा। उसके पहले मुझे बहुत सारे सरनेम मिल चुके थे, उपनाम मिल चुके थे, जिनमें एक सनकी था, एक उन्मत्त था, प्रमत्त था, बहुत सारे थे। लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे। लोग बोल देते थे या मंचों पर उनका उल्लेख हो जाता था, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने तब से प्रयोग करना शुरू कर दिया। और कविता कहानी में हम बीए द्वितीय वर्ष में आए। एक उभरते स्वर हमारे महमूदाबाद से, हमारे दीपू जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर भास्कर जी बैठे, तो महमूदाबाद की हस्तियां रही अपने समय की। तो वहां से एक उभरते स्वर संकलन निकला था। उसमें पहला कोई गीत था शायद मेरा, मुझे जहां तक याद है शायद गीत था, और वो गीत अध्यात्म पर था। और वो आत्मा और दीपक का से संबंध बता करके लिखा था। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ भाषण से और लिखने से। अभी एक हमारी जो प्रोफेसर थी राय मैडम, पूरा नाम क्या था उनका? डॉक्टर प्रेमलता राय जी, उन्होंने कुछ संस्कार दिए साहित्य के। और उसके बाद डॉक्टर लखनलाल जी थे, मुझे लगता है कि उनका बड़ा योगदान है। और महमूदाबाद की जो साहित्यिक भूमि है उसमें स्वर्गीय महेंद्र शास्त्री जी थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमको लगता है कि यही सब मिल करके, और फिर हमारी लोगों की एक चटिया बन गई, जिसमें विनोद गुप्त थे, श्री प्रकाश थे, अनिल गुप्त थे, और नमन थे, अवधेश गुप्त नमन, और ये सब मिल करके हम लोग फिर वो उसमें कविता कहानी, दीपू जी भी कभी कभी आ जाते थे। तो इस तरह से एक माहौल बना, और मुझे लगता है कि वो तरुणाई थी, उस कविता की तरुणाई का भी काल उसे कह सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज के दिन में चर्चा होनी बहुत जरूरी है उस पर, कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी दिवस पूरा देश मना रहा है, लेकिन एक अलग संवाद दूसरी तरह हमेशा चलता रहता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के विचार रखते रहते हैं,
कि जिस तरीके से भाषाओं में अगर मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में जिस तरीके से हिंदी का सरलीकरण करने के लिए उसमें अंग्रेजी का या दूसरी भाषाओं का मिलाना बिल्कुल निरंतर जारी है कि हिंदी में कुछ हिंदी को आसान बनाने के लिए क्लिष्ट शब्द समझ में नहीं आते हैं तो उसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कर लिए। बहुत से भाषाविद हैं वो बोलते हैं कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो जिस तरीके से दूसरी जो लिपियां हैं, दूसरी भाषाएं पहली रही हैं, जिस तरीके से उनका पतन हुआ, हो सकता है हिंदी का भी पतन हो जाए। आपके क्या विचार है? मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि भाषा के प्रति भी आप चिंतित हैं और चिंतित होना हमारा धर्म भी है, क्योंकि जब हम बहुत कचरा भर देंगे, चाहे वो नदी हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे सरोवर हो, तो जल प्रदूषित हो जाएगा। वैसे भाषा में भी है, अगर हम इसमें बहुत प्रदूषण भर देंगे तो पीने लायक या ग्रहण करने लायक नहीं होगा, या फिर उसका रूप बदल जाएगा या नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत चिंता की भी बात नहीं। अंग्रेजी प्रतिवर्ष अपने शब्दकोश में, अंग्रेजी का जो शब्दकोश है तो दूसरी भाषाओं के सैकड़ों शब्द, अभी पिछले वर्ष में पढ़ रहा था कि 70 शब्द हिंदी के उसने लिए, तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। और जो लोग बहुत चिंता जता रहे हैं, भाषा वैज्ञानिक या जो वैयाकरण हमारे हैं, वो नकली है चिंता। मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो खुद अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मैंने एक बार संकल्प लिया था सन 90 से लेकर 2000 तक। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिन ऐसा बीता होगा जिस दिन एक शब्द शायद मैं कभी हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी का बोला हूँ। संस्कृत बोलता था, हिंदी बोलता था और भारतीय भाषाएं बोलता था, लेकिन अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं बोलता था। और मैं कभी अंग्रेजी नहीं बोला। जब विदेशों में गया, 2000 के बाद ही गया, ईरान गया, चीन गया, अंग्रेजी माध्यम से मैंने पढ़ाया। तो ये सब अभ्यास के ऊपर निर्भर है। अगर आप कोई नई भाषा का अभ्यास करना चाहते हैं, उनके क्रिया रूपों को याद करने की जरूरत है। तो कोई भी भाषा तब तक भ्रष्ट नहीं होती जब तक उसके क्रिया रूप नहीं भ्रष्ट होते। तो हिंदी के जो क्रिया रूप है, इनको कोई भ्रष्ट कर ही नहीं सकता। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको, हिंदी में चाहे जितनी संज्ञाएं आप ले आए, अंग्रेजी की, फारसी की, पहले से हजारों की संख्या में तुर्की है, अरबी है, और ये अंग्रेजी की जो संज्ञाएं हैं, तो ज्यादातर जातिवाचक संज्ञाएं जुड़ती हैं। तो संज्ञाओं के जुड़ने से कोई भी भाषा बिगड़ती नहीं है। तो जो वैयाकरण या भाषा वैज्ञानिक है, मुफ्त की चिंता में व्यस्त हैं। वो कहावत है कि काजी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, कुछ कहना है। और ये जो मरसिया पढ़ते हैं ना, वो है हिंदी अपने आप विकसित हो रही, ना कोई विश्वविद्यालय विकसित कर रहा। अभी 14 सितंबर को मैं विश्वविद्यालय में बात कर रहा था, बोल रहा था, तो वहां भी मैंने कहा हम अंग्रेजी को अपना सिंबल स्टेटस बनाए हैं। और मैं एक बार हवाई यात्रा, एक बार क्या कई बार ऐसी बातें हुई, लोगों ने, एक ने पूछा हमसे कि व्हाट सब्जेक्ट यू आर टीचिंग देयर। मैंने कहा आई एम टीचिंग हिंदी देयर बट इन हिंदी नॉट इन इंग्लिश। हकीकत ये थी, मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहा था, लेकिन उनका उत्साहवर्धन नहीं करना चाहता था। उसके बावजूद वो अंग्रेजी में बात करता रहा। दूसरे कैंटोनी मेला लगता है चीन में, कैंटोन प्रांत है, गुआंगडोंग प्रोविंस, उसमें बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के आते हैं। मैंने अपने विद्यार्थियों को हजारों रुपए अपने पास से खर्च करके लगाया कि किसी विश्वविद्यालय ने कोई सहयोग नहीं किया और ना वहां के दूतावास ने सहयोग किया। मैंने हजारों रुपए खर्च करके उन विद्यार्थियों की गाड़ियों की व्यवस्था की और उनको कहा कि आप अनुवाद करिए, जितनी भी वस्तुएं बेची जा रही हैं सबको आप उनको हिंदी नाम दीजिए। मैंने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया, ना दिल्ली में आकर के दूरदर्शन में कहा, ना लखनऊ आकर के किसी दूरदर्शन में कहा मैंने कोई तीर मारा है। एक मैंने सम्मेलन किया, वहां पर भारत से लोग गए, करीब 1,65,70,000 रुपये मैंने खर्च किया, क्योंकि तब मैं हिंदी की वजह से पैसा पा रहा था, बिना टैक्स का पैसा पा रहा था। तो एक सज्जन ने कहा कि हिंदी सेवी है। हमने कहा हिंदी सेवी हुई नहीं है, हम हिंदी से सेवित हैं। माँ की सेवा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जो जितने भी प्रोफेसर हैं 2.5 3 लाख रुपए पा रहे हैं, ये क्या हिंदी की सेवा कर रहे हैं? हिंदी इनकी सेवा कर रही है। तो ये कहना कि हिंदी प्रदूषित हो जाएगी, दूसरी भाषाओं के शब्द आएंगे, ये तब तक प्रदूषित नहीं होगी जब तक क्रिया प्रदूषित नहीं होगी। क्रिया क्या है? मेरुदंड है किसी भाषा की। मैं दूसरे देशों में गया तो उनसे बहुत जल्दी बात करने लगा। उसका एकमात्र कारण था वहां की क्रिया रूप सीखे। आपको कहीं जाना है तो जाना, अंग्रेजी में जैसे गो है, हिंदी में जाना है। और फारसी, जब वहां मैं ईरान में गया तो तुरंत मैंने सीख लिया जाना आना क्या होता है, क्योंकि संस्कृत के रूपों की तरह वहां फारसी के रूप चलते थे, मीरम, मेरी, मेरी भी। तो जैसे कोई जा रहा सुमा कुजा मेरी, बहुत खुश, इतनी जल्दी फारसी सीख गया। उसमें कोई दम ही नहीं है।
हाँ। आपको संज्ञाओं के नाम किसी भी भाषा के हों आसानी से याद हो जाते हैं। हाँ। होता क्या है, क्रियाएं नहीं याद होती, तो क्रियाओं को याद कर लो। हाँ। भाई आप साबुन खरीदने जाओगे, 10 बार साबुन खरीदोगे, नाम याद हो जाएगा। किसी तरह तो ऐसे ही आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना, हंसना, खेलना कूदना, कितनी क्रियाएं हैं जो बहुत जरूरी क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को किसी भी भाषा की हो आप याद कर लो। बाकी जो सामान खरीदनी है, हमें ये खरीदनी है, उस पे हाथ रख दीजिए। तो जो ये चिंता कर रहे हैं कि हिंदी का बड़ा नुकसान हो रहा है, वो मुफ्त की चिंता है। वो जो ये भ्रम में है कि हम हिंदी की बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो भी उनका भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा जब हम लोग समझ जाएंगे या हम लोग उनको बता देंगे कि तुमने हिंदी के विकास में कोई योगदान नहीं, किसी विश्वविद्यालय ने नहीं। आपको बताऊं, ये वीर नर्मद हैं गुजरात के, गांधी जी से भी पहले उन्होंने हिंदी का झंडा उठाया। तो कोई नहीं नाम लेता उनका। ये व्यवहार राजेश सिंह हैं जबलपुर के, जिनके नाम पर हिंदी दिवस, आप जो 14 सितंबर उनका जन्मदिन है, उनके नाम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में है, कोई उनका उल्लेख नहीं करता। कभी कभार जब 10 बार किसी से कहो तब उनका नाम लेता है। उनकी ससुराल भी यही थी, लखनऊ में। कायस्थ थे, यद्यप मैं जातियों में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मतलब वो बड़े सरल सहज व्यक्ति थे। और बाद में सेठ गोविंद दास ने प्रयास करके उनके लिए, वो खुद नहीं गए आगे, तब इनके उस पे 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर तिथि चुनी गई तो राजभाषा दिवस के रूप में, क्योंकि वो चाहते थे राजभाषा हो। राष्ट्रभाषा के लिए, सत्यार्थ प्रकाश के लिए केशव चंद्र सेन ने बहुत प्रयास किया। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती से ये कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि आप हिंदी में काम करो। संस्कृत कहा है, संस्कृत से कोई लाभ नहीं, उन्होंने कहा आप हिंदी में करिए। गांधी जी ने कहा आप हिंदी में, जो भारत की जो संपर्क भाषा है उसको हिंदी बनाइए। अब आप ये देखिए, हिंदी जो है रानी थी और ये उसकी सहायक भाषा थी। मतलब ये राजभाषा, सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। उल्टा हो गया है, जो रानी थी वो नौकरानी हो गई है। हिंदी आज नौकरानी की स्थिति में है। अंग्रेजी बोलना बहुत पसंद करेंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अंग्रेजी में बोलेंगे और ट्रांसलेटर जाके अनुवाद करेगा। तो मैं आपको सच बता दूं, जो हिंदी की समितियां हैं, संसदीय समितियां हैं, उनका जितना ध्यान उपहार पर रहता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उतना ध्यान राजभाषा के विकास पे नहीं रहता। और जो त्रुटियां हैं, कोई मुझे मृत्युदंड दे दे राजभाषा के नाम पर, मुझे वो भी स्वीकार है, लेकिन सच बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अगर उतना ध्यान इस पे दे दें, राजभाषा के विकास पे, यानी मौलिक काम शुरू करवा दें, जितने भी अधिकारी हैं उनसे कहें आप हिंदी में काम करो। क्यों नहीं कर सकते? राजभाषा हिंदी है, तो अनुवाद करने का जो समय व्यर्थ में जा रहा, एक फाइल अंग्रेजी में तैयार हुई, फिर उसका हिंदी रूप तैयार हुआ, फिर उसके बाद उसको अंग्रेजी रूप को ही चलाते रहे। तो ये जो उसमें, और वो हिंदी पढ़ता भी नहीं है कोई, चाहे आप दाहिने रख दो, बड़ा विवाद चला कुछ दिनों तक, दाहिने रहे कि बाएं रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि दाईं तरफ हिंदी अंकित है कि बाईं तरफ अंकित है। तो पढ़ना भी ज्यादा जरूरी है। नहीं चाहते, आपको बताऊं, अंग्रेजी में काम करना चाहते हैं, जबकि 22-23 वाक्य संरचनाएं हैं पैसिव वॉइस की, कर्मवाच्य की। अगर केवल उतना ही याद कर ले ये अंग्रेज, तथाकथित काले अंग्रेज हिंदी के, तो हमको नहीं लगता है कि उनको अंग्रेजी में काम कराने की जरूरत है। क्योंकि वो जैसे मुझसे ये कहा गया है, मुझे यह निर्देश दिया गया है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, यही वाक्य संरचनाएं हैं। इनमें कौन सी बड़ी अध्ययन की जरूरत है, बहुत लंबा अध्ययन करने की जरूरत। मैंने इसमें हिंदी के क्रिया रूप करके मैंने एक किताब छोटी सी तैयार की थी IAS प्रोफेशनल्स के लिए। ऐसे ही एन इंट्रोडक्टरी हिंदी रीडर में भी मैंने कुछ काम दिया था। तो आपको बताऊं, वास्तविकता यह है कि कोई हिंदी में काम करना नहीं चाहता, हकीकत है। वो काम अंग्रेजी में करना चाहते हैं। अनुवादक जितने भी भर्ती हैं वो उसका अनुवाद करें। तो जब अधिकारी नहीं करेगा, अभी 500 से अधिक राजभाषा की समिति, ये नगर इकाइयां हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पूरे देश में बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जाके देखिए सारे आंकड़े झूठे आंकड़े होते हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है कि इतने पत्र अंग्रेजी में भेजे गए, इतने पत्र हिंदी में भेजे गए। आप हकीकत पता लगा लीजिए, अंग्रेजी में ही भेजे जाते हैं। जब तक हिंदी न्याय की भाषा नहीं होगी, जब तक हिंदी व्यापार की भाषा नहीं होगी, जब तक हिंदी संधियों की भाषा नहीं होगी दो देशों के बीच, तब तक आप जो है ये इसी तरह से बहुत लोगों को मरसिया पढ़ने का अवसर मिलेगा, शोक गीत गाने का। वास्तव में वो नहीं होगा। हिंदी अपने आप, हिंदी गरीबों के पास है इस समय,
अमीरों के पास हिंदी नहीं है, मजदूरों के पास हिंदी है, जो असंगठित क्षेत्र है व्यापार का, जो भी असंगठित क्षेत्र है उनके पास हिंदी है। बाकी आप देखो किसी व्यक्तिगत बड़ी बड़ी फर्में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें आप हिंदी बोलते नहीं पाएंगे। वो सब लैपटॉप लिए घूम रहे होंगे, अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे, कपड़े थोड़े ऊंचे नीचे होंगे, थोड़ा अलग ढंग के होंगे। जो भी भारतीय वेशभूषा में होगा हिंदी उसी के पास सुरक्षित मिलेगी। अगर आपको अंग्रेजी वेशभूषा में कोई मिलता है, मुझे ये लगता है, ये कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि अंग्रेजी भाषा है, उसे सीखना है, उसे पढ़ना है, लेकिन उसे संस्कृति के रूप में नहीं स्वीकारना। भाई आप ये देखो, जो चीज अपनाने की है हमें उसे अपनाना है। मैं स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण देना चाहूंगा। विदेश में जब वो गए तो उन्होंने सब पहन रखे थे, भारतीय गणवेश था उनका, इसमें गिरुआ वस्त्र और जूते पहन रखे थे। तो उनसे उसने अंग्रेज ने पूछा कि आपने पूरा वेश तो आपका पूरा जो है वो भारतीय है गणवेश, लेकिन आपने जूते पहन रखे हैं, आखिर इसका मतलब अंग्रेजी आपको पसंद है? तो बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था मुझे अच्छी तरह पता है किस चीज को कहाँ क्या स्थान देना चाहिए। मैंने भारतीय संस्कृति जो हमारी है हमने उसको ऊपर स्थान दे रखा है और बाकी को नीचे स्थान दे रखा है। अंग्रेजी के साथ यही होना चाहिए था, उसको नीचे स्थान दिया जाना चाहिए था, उसे नौकरानी होना चाहिए था, वो रानी बन गई, हिंदी नौकरानी हो गई। यह विपरीत परिस्थिति जो है उसके लिए घातक है। आज जो अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, गली गली में कुकुर मुत्ते की तरह, ये हमारी संस्कृति को भी नष्ट कर रहे हैं, शिक्षा को भी नष्ट कर रहे हैं। यकीन मानिए, कोई भी भाषा एक संसाधन है ना। ट्रक में आप सामान लेकर जा रहे हैं तो भाषा भी तो एक साधन है, बिल्कुल एक माध्यम है। तो साधन को जब आप साध्य समझ लेंगे, अंग्रेजी ने हिंदी का बहुत नुकसान किया, किसी भारतीय भाषा ने नहीं किया। अंग्रेजी साधन थी, साध्य बन गई, और जब से ये साध्य बनी है तब से हिंदी का निरंतर और भारतीय संस्कृति का निरंतर नुकसान हो रहा। बिल्कुल। अरे बोले तो बहुत समय लगेगा। नहीं बिल्कुल, आपसे आगे बहुत बातें करेंगे, बात जारी बहुत। आपने अपने एक जो वास्तविक चेहरा है, जिस तरीके से, चाहे वो न्यायपालिका की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से हो, जिस तरीके से हिंदी को मार्केट किया जाता है, कुछ एक दो दिनों में हिंदी दिवस के अराउंड बहुत सारे कैंपेन स्टार्ट हो जाते हैं, सरकार की तरफ से बड़े बड़े अधिवेशन होते हैं, लेकिन साल भर बाकी क्या होता है? अपने मतलब बहुत अच्छे विचार रखे। मुझे लगता है कि जो भी भाषाविद हैं या जो लोग ये झंडा लेके चलते हैं कि हम भाषाओं को बचाने के लिए या हिंदी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ जरूर से सीखने को मिलेगा। हो सकता है हमारे लिए वो तलवार लेके आए। आपको बताऊं, भारतीय हरिश्चंद्र ने ये हंटर कमीशन के सामने रखा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, उसके साथ न्यायालय की भाषा बनाया जाए। भारतीय जी को कितने ये वैयाकरण लेके चल रहे हैं, कितने उस बात को कितने रखते हैं? नहीं रखते। ऐसे ही बिहार में सन 1882 या 86 के आसपास, मुझे वर्ष सही से याद नहीं है, वहां का जो डायरेक्टर, एजुकेशन का डायरेक्टर था, उसने फारसी जो थी राजभाषा थी और वो जो पढ़ाई का माध्यम थी फारसी, वो सब हटा दिया उसने। वो और उसने क्या विरोध नहीं हुआ होगा, अंग्रेज अधिकारी रहे होंगे उसमें। 19वीं सदी की बात है, ये कम हिम्मत का काम था क्या? इस समय किसी मंत्री के सामने किसी आईएएस की बोलने की हिम्मत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। तो उस समय वो तो आईएएस भी नहीं था, और मुखोपाध्याय, सम मुखोपाध्याय नाम था, और उसने बदल दिया पूरे बिहार राज्य की जो फारसी भाषा में शिक्षा हो रही थी उसको हिंदी में कर दिया। तो इस तरह की हिम्मत की जरूरत है। जब हम न्याय की भाषा बदलेंगे और हिंदी करेंगे, आप ये बताइए, ये गरीब आदमी न्याय लेने जा रहा है, उसको अपनी बात समझने में या अपनी बात कहने में वकील करना पड़ता है, हजारों रुपए देना पड़ता है। जब हम भाषा के लिए ही हजारों रुपए खर्च करेंगे या जनता से अपेक्षा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ना तो वो भाषा का उपकार होगा और ना उस जनता का उपकार होगा। जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसकी भाषा को हमें न्याय की भाषा बनाना है। जिस देश और समाज में रह रहे हैं उसकी भाषा को हमें सरकार की भाषा बनाना है और संबंधों की भाषा बनाना है, आंतरिक व्यवहार की भाषा बनाना है, बाह्य व्यवहार की भाषा बनाना है। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम हिंदी के साथ न्याय कर पाएंगे। अच्छा, ओके। अच्छा, अगर हिंदी से हम थोड़ा इतर चले, हम सभी भाषाओं की बात करें, अंग्रेजी हटा दें, केवल भारतीय भाषाओं की बात करें, या उसमें अंग्रेजी भी सम्मिलित कर दें एज स्किल के रूप में अंग्रेजी लोगों को लेनी चाहिए।
भाषाओं की जब हम बात करते हैं फिर उसमें आता है भाषाओं का सरलीकरण। इसके पहले भी मैंने जिक्र किया, भाषाओं का सरलीकरण जो ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है, बहुत से लोग यूज करते हैं, इसका एक तो आपके हिसाब से क्या मतलब है, क्या सेंस बनता है इससे, और किस हद तक, किस लेवल तक और किस तरीके से भाषाओं का सरलीकरण होना चाहिए, और क्या वो तरीका होता है? आप समझते हैं, सरल और कठिन जब भाषा के संबंध में बात होती है ना, तो कठिन वह है जिसे हम जानते नहीं है। भाषा ना सरल है ना कठिन है। आपको बताएं, जब मैं मंडारिन दुनिया की सबसे कठिन भाषा जानी जाती है, सबसे अच्छा, कठिन, ओके, ओके। सबसे कठिन। उसके बाद जापानी है, क्योंकि ये चित्रलिपि है, और बल्कि वो विचित्र लिपि है, सही पूछिए तो लेकिन वहां जाकर के मैंने कुछ दिनों में सीखना शुरू किया, वही क्रियापद पकड़े, भले ही हम बहुत सारा नई संवाद स्थापित कर पाए, करना शुरू कर दिया। वहां जो इंदु शब्द है, इंदु, तो इंदु का मतलब होता है भारत। पहले मैं जानते नहीं था इंदु का मतलब चंद्रमा भी होता है, इंदु का मतलब भारत होता है, ये नहीं जानता था। जब मुझे पत्रिका का नाम, मैंने एक पत्रिका वहां से निकाली, संचेतना, महिप सिंह पहले निकाल चुके थे, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब पता चला तो पत्रिका का नाम मैंने इंदु संचेतना किया। तब ये सोच के मैंने किया था कि इंदु का मतलब चंद्रमा है। शुरुआत में ही हमने शुरू कर दिया था। बाद में वो सब जब हमको हिंदू 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 बोलने लगे, तो मैं कुछ दिनों तक मैं हिंदू समझता था कि ये हिंदू कहना चाहते हैं और हिंदू होगा, लेकिन उनका साफ उच्चारण इंदु होता था। इंदु का मतलब भारत, भारत और भारतीय के लिए वो इंदु शब्द प्रयोग करते। तो अगर मैं वहां नहीं होता, दूसरे क्या है भाषा के कठिन का समझ, मैं आपको बताऊं, पी का उच्चारण वहां था होता है, डी का उच्चारण वहां ता होता है, और डी जैसे जी है ना, जी का उच्चारण अगर जी पहले है तो का होगा, और बाद में है तो गा होगा। मेरे एक गर्भनाल पर पड़ा हुआ एक आलेख इसी पर है कि आप जब जाएं तो रोमन लिपि को भी सही सही पढ़ें। एक मैंने पढ़ा था, संवाददाता थी दूरदर्शन की किसकी, जिसको हटाया गया था इसलिए कि शी चिनफिंग को 11 जिनपिंग उसने उच्चरित कर दिया था। जब आए थे हमारे राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति भारत आए थे, तो उसने कहा कि 11 जिनपिंग, तो जे का उच्चारण वहां चा होता है। जे का जो उच्चारण है वहां जा नहीं होता है, च होता है, और पी का उच्चारण फा होता है, और एक्स आई उसमें वो जो है शी, एक्स का उच्चारण शा होता है। तो वो उसका सही नाम उनका है शी चिनफिंग, और उसने उच्चारण कर दिया 11 जिनपिंग। तो मैं अखबारों में पढ़ा था कि उसकी नौकरी चली गई। तो आपको बताऊं, कठिन इसलिए है कि उसने कोशिश नहीं की, किसी दूतावास में पूछा नहीं कि इसका उच्चारण। आप ये देखिए, किसी देश का राष्ट्रपति आ रहा है, आप उसके दूतावास संपर्क करिए कि इनका नाम क्या है, इसका उच्चारण क्या होगा। हम जब चाइना में थे तो उस समय के तत्कालीन महामहिम प्रणब मुखर्जी जी वहां गए हुए थे, तो हम लोग जो है उनके सम्मान में या उनके आसपास रहते थे, उनको सुविधा देने के लिए। तो मुझे लगता है कि वहां के जब दूतावास वाले हमसे पूछते थे इनका उच्चारण कैसा होगा, प्रोनाउंसिएशन, अब हम लोग पूछते ही नहीं। मतलब ये भारत की, हम ये नहीं कहते कि ये कमी है या कमजोरी है। आपको बताऊं, संघाई में जो मोदी जी गए तो हम लोग पहली पंक्ति में बैठे थे, और जो भारतीय हमारे थे व्यवसायी, उनमें से एक महिला जो है अंग्रेजी में संचालन कर रही थी। भाषा के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं मैं, ये मत समझना कि मैं बहक रहा हूं या इतर जा रहा हूं। क्या जरूरत थी? वहां जितने सुनने वाले थे उसमें 10% चीनी होंगे, बाकी 90% भारतीय थे, या तो व्यापारी थे या भारत से गए हुए लोग थे, लेकिन फिर भी वो महिला बराबर अंग्रेजी में संचालन करती रही। उसके बाद अचानक सब लोग टूट पड़े वहां। अब मोदी जी के साथ, मतलब किसी देश का प्रधानमंत्री है और लोकप्रिय नेता है, उस पर कुछ खतरा हो जाए, कुछ, हमको इतना नागरिक बोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे भारतीयों में, मुझे संकोच के साथ कहना पड़ रहा, वो नागरिक बोध नहीं था, और उन्होंने तुरंत मोदी जी को इस तरह से वहां से हटाया, वहां के प्रशासन ने। मुझे लगता है कि मैं जैसे जादूगर जादू करता है और कोई व्यक्ति गायब हो जाता, उस तरह से देखा। अभी मोदी जी थे, अभी नहीं है। तो भाषा का जो सरलीकरण आप बात कर रहे हैं, मोदी जी ने पूरे अपने भाषण को एक भी, जैसे एक बार यहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन में मोदी जी ने भाषण दिया था, हमारे प्रधानमंत्री माननीय, तो उसमें एक सज्जन थे, उन्होंने गिना कि उन्होंने 44 अंग्रेजी के शब्द प्रयोग किए। तो अब सरलीकरण की भाषा से ही मैं जुड़ा रहूंगा, बात भले ही इधर उधर जाऊं।
उनको ये मोदी जी ने क्या कहा भाषा के बारे में, विश्व हिंदी सम्मेलन में किस तरह हिंदी के विकास की बात की, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। उनको ये लेना देना था कि मोदी जी ने 44 शब्द ये भोपाल के जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उसमें बयाया हुआ था चीन से, तो उसमें उन्होंने बोला। और इसके कारण मैंने उनका जवाब भी दिया था यथा सामर्थ्य जितना होना चाहिए, कि हमको गिनती ये नहीं करनी कि कौन अपने भाषण में या अपने लेख में अंग्रेजी, फारसी, चीनी या जापानी भाषा के शब्दों का कितना इस्तेमाल करना, वो संवेदित है या संवेदना प्रवण है कि नहीं है, या उस संवेदना को, जिस संवेदना को व्यक्त कर रहा है हिंदी का शब्द, क्या वही उसी के समानार्थी रूप में वो प्रयुक्त कर रही है कि नहीं कर रही। अगर हम बल्ब को दीपक कहें तो नहीं बनेगी बात। बल्ब, अगर हम ट्यूबलाइट को दीपवर्तिका कहें तो नहीं बनेगी बात। अगर हम सिगरेट को धूम्रपान दंडिका कहें तो नहीं बनेगी बात। आप ये देखो, रघुवीरी हिंदी कही जाती है। डॉक्टर रघुवीर सर ने बहुत बड़ा काम किया है। हर एक के लिए उन्होंने शब्द दिया, हर एक के लिए। जो भी आपको अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे सारे के सारे, लेकिन जनता ने सब नहीं स्वीकार किए। आकाशवाणी स्वीकार कर लिया, दूरदर्शन स्वीकार कर लिया, लेकिन आपसे अगर अभी हम पूछे तो शायद आप संकट में पड़ जाएंगे कि स्थानक क्या है, स्थान पत्रक क्या है, संयान क्या है। वो क्यों? क्योंकि ट्रेन के लिए उन्होंने संयान रखा, स्थान पत्रक टिकट के लिए रखा, शयनयान मतलब ट्रेन के लिए रखा। जबकि आप ये देखिए, वो शयनयान है वो कोच, स्लीपर, संयान है ट्रेन, दंत सा, उसके ऊपर अनुस्वार, फिर यान। लोग समझ ही नहीं पाते कि संयान और शयनयान में अंतर क्या है। शयनयान स्लीपर कोच, तो स्लीपर कोच के लिए उन्होंने शयनयान दिया, ट्रेन के लिए उन्होंने संयान दिया, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। आप देखिए, जनता ने रेल का अर्थ होता है पटरी, लेकिन जनता ने स्वीकार कर लिया कि पटरी नहीं, वो रेल है, छुक 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 आई रेल। तो जनता ने किस शब्द को किस अर्थ में स्वीकार किया है, महत्व इस बात का है। आपके कहने से कोई शब्द ना सरल होगा न कठिन होगा। जनता ने रेल शब्द लिया, लेकिन उसको अपना अर्थ दिया, पटरी का अर्थ नहीं दिया रेल का। रेल बिछाई जाती है, रेल चलती नहीं है, रेल पर ट्रेन चलती है, लेकिन जनता ने रेल चला दी। छुक 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 आई रेल, बड़े आनंद से पढ़ते, आनंद से बोलते और अर्थ भी लेते। तो वो शब्द जो दूसरी भाषा का है, हमारी भाषा में आया, चाकू आया, अलमारी आई, रिक्शा आया, ये आप रिक्शे के लिए आप लाइए त्रिचक्री का, तो नहीं चलेगा। वो ये जो है, जब भी हम किसी भाषा के शब्द को लेते हैं तो वो वास्तव में उसका पूरा लोक आता है उसके साथ। भाषा कभी अकेले यात्रा नहीं करती है। भाषा अपने परिवेश को लेकर चलती है, भाषा अपनी संस्कृति को लेकर चलती है, भाषा अपनी सभ्यता को लेकर चलती है। तो जब वो पूरे दलबल के साथ यात्रा करती है तो आप कैसे उसको खाली दशब्द के अनुवाद करके कर लेंगे। जब हम अपनी भाषा को लेकर चीन जाएंगे तो हमारे साथ हमारी संस्कृति जाएगी। दीपक जब भी हम लेंगे, मोमबत्ती जब भी लेंगे, मोमबत्ती का अर्थ बल्ब कभी नहीं दे पाएगा, दीपक का अर्थ मोमबत्ती नहीं दे पाएगी, और मोमबत्ती का अर्थ ये बल्ब नहीं दे पाएगा। तो अब हम बल्ब को बल्ब ही रहने दें, ट्यूबलाइट को ट्यूबलाइट रहने दें, दीपक को दीपक रहने दें। आप देखिए, जो डॉक्टर राधाकृष्णन जब कोई लेख लिखते हैं तो उसमें बाकायदा संस्कृत के जो श्लोक प्रयोग करते हैं या हिंदी के जो शब्द प्रयोग करते हैं, मैंने देखा वो उसको बाकायदा उसको रोमन लिपि में लिखते हैं। उसका कारण क्या है कि जो हम उसका प्रतिशब्द दे रहे हैं वो शायद वो अर्थ वहन ना करे तब के लिए। तो कोई भी भाषा किसी भी दूसरी भाषा के शब्द ग्रहण कर उदार बनती है, क्लिष्ट नहीं बनती। मेरी ये मान्यता है, मेरी ये राय है। लेकिन क्रियापदों के प्रति हमको हमेशा समर्थ रहना चाहिए, समृद्ध रहना चाहिए और चेतना प्रवण रहना चाहिए, कहीं गड़बड़ ना हो। आपको बताऊं, हिंदी ने केवल 2 क्रियापद लिए अंग्रेजी के। आप कोई ढूंढ के बताए तीसरा लिया हो? आप में से कोई बता सकता है कि कौन है वो? पास और फेल, इसके अलावा एक भी शब्द उसने नहीं लिया। हिंदी ने कोई भी एक भी क्रियापद नहीं लिया। बड़े बड़े वैयाकरण, बड़े बड़े भाषाविद ढोल बजाते घूम रहे हैं, अंग्रेजी से हिंदी भ्रष्ट हो जाएगी। कहां से भ्रष्ट हो जाएगी? वो इतनी समर्थ है, अपने आप इतनी सजग है भाषा कि वो पास हो गया, फेल हो गया। लेकिन पास और जो फेल, इसके बाद उन्होंने अपने रंजक क्रियाएं अपनी लगाई, पूरी क्रिया भी नहीं ली। वो रमेश पास हो गया, मोहन फेल हो गया। तो पास और फेल के अलावा 2
क्रियापदों के अलावा वो भी आधा रूप लिया, अपने रंजक रूप अपने रखे। तो इस तरह से किसी भाषा के बारे में ये कह देना कि उसमें दूसरी भाषा के शब्द मिलते हैं और वो भ्रष्ट हो जाती है, या दूसरी भाषा के शब्द मिलते हैं तो क्लिष्ट हो जाती है, या प्रदूषित बहुत ज्यादा भर देने से, मैंने अभी बताया, कि गड़बड़ होता है। जितनी हिंदी ले रही है उसमें कोई गड़बड़ नहीं, गड़बड़ हम कर रहे हैं, रोमन लिप में संदेश भेज रहे हैं। हाँ, आप ये देखिए, हिंदी शब्दों को हम, खतरा यहाँ है, हम रोमन लिपि का प्रयोग कर रहे हैं देवनागरी लिपि की जगह। ये लिपि का आपको बताऊं, ये सोमालिया जो है उसका संकट खड़ा हो गया वहां, टंडास उसको शौचालय को कहते हैं। तो जब उसको उन्होंने रोमन लिपि में लिखना शुरू किया तो वहां टा को था पढ़ते हैं और डी को ता पढ़ते हैं, तो वो तंतास ऐसे करके उच्चारण, तो गड़बड़ हो गया। जबकि उनका जो सोमालियन लैंग्वेज है वो टंडास है। तो ये जो जब हम दूसरी भाषा के शब्दों के लेते हैं और फिर उसकी लिपि जो है वो हो गई, ये जो रोमन लिपि है वो उसको मजबूरी में लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया और अब उस देश में उसकी खुद की लिपि गायब हो गई। क्रियोली हिंदी का हम निर्माण कर रहे हैं, ये खतरा है। क्रियोली हिंदी का रूप में बता दूं, मॉरिशस जो देश है उसमें क्या हुआ कि हमारी भोजपुरी और अवधी के लोग जो गए वहां गिरमिटिया मजदूर के रूप में, तो उन्होंने उसको बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया और लिपि ले ली उन्होंने वहां से, जो फ्रेंच है वो लिपि ले ली। जैसे हम अभी हिंदी को दो लिपियों में लिख रहे हैं, एक उसमें फारसी लिपि में और एक हम लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में। और बहुत से विद्वान हमारे यहाँ इतने बड़े काबिल हो गए हैं कि हिंदी को वो हिंदी नहीं मानते, जो उर्दू बोल रहे हैं वो कहते हैं कि ये उर्दू है और हिंदी से मेल नहीं खाती। जैसे भोजपुरी को कहें ये हिंदी नहीं है, अवधी को कहें ये हिंदी नहीं है, ब्रज को कहें ये हिंदी नहीं है, नेपाली को कहें हिंदी नहीं है, तो गलत है। और ऐसे ही उर्दू को हम हिंदी ना कहें यह भी गलत है। उर्दू उसका एक रूप है, जैसे अवधी है, जैसे ब्रज है। अगर हम ये सोच अपना बना लें तो हिंदी आज पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है बोली जाने वाली। आप बांग्लादेश के नागरिकों को जोड़ लीजिए, आप उसके नागरिकों को जोड़ लीजिए, जो पाकिस्तान है उसके नागरिकों को जोड़ लीजिए, आप पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, 140 करोड़ में पूरे देश में घूम डालिए, 10 करोड़ ऐसे नहीं मिलेंगे जो हिंदी बिल्कुल न जानते। हाँ, बिल्कुल। तो और उसके बाद ये पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हिंदी जानता हो, अफगानिस्तान का शायद ही कोई व्यक्ति मिले जो हिंदी न जानता, शायद वहां थोड़ी संभावनाएं हैं। ऐसे ही आप चले जाइए, नेपाल पूरा कोई ऐसा है जो ब्रज न जानता हो, बुंदेली न जानता हो, अवधी न जानता हो, नेपाली वहां की हिंदी का हिस्सा है ही। ऐसे ही भूटान है, ऐसे ही म्यांमार है और दूसरे देशों में भी लाखों की संख्या में। तो जयंती प्रसाद नौटियाल का एक अध्ययन है जिसमें उन्होंने बाकायदा सिद्ध किया, एक इथनोलॉग है, अमेरिका की एक संस्था है जो दुनिया भर की भाषाओं का अध्ययन करती और उनके आंकड़े वहां प्रस्तुत करती है। तो उसने षड्यंत्र कर रखा है, हमारी अवधि को अलग कर दिया। अभी जैसे 8वीं अनुसूची में जो अवधि जुड़ जाएगी तो बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगी। जैसे मैथिली को अलग कर दिया, 8वीं अनुसूची में जब भी कोई भाषा जुड़ती है तो उसको हिंदी से अलग कर देंगे। अच्छा। उसको नेशनल लैंग्वेज कह देंगे, उसको राष्ट्रीय भाषा कह देंगे। यह षड्यंत्र है, जबकि मैंडारिन वाले बड़े चालाक हैं। अकेले कैंटोनी बोलने वालों की संख्या 20 करोड़ है और वो उसमें उसको शामिल करते हैं। और ये मैंने वहां रहकर, अगर मैं वहां नहीं रहता तो जान ही नहीं पाता। ऐसे उसकी 56 राष्ट्रीयताएं हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि उसकी 70 राष्ट्रीयताएं हैं। तो हर राष्ट्रीयता की अपनी एक भाषा होती है। आपको बताऊं, दुनिया भर की बहुत सारी भाषाएं जिनके बोलने वाले केवल एक व्यक्ति है, 7400 कुछ भाषाएं, 64 या 63। तो उनमें से 46 भाषाएं ऐसी जिनके बोलने वाले एक व्यक्ति है। अभी एक व्यक्ति मरा है जो इकलौता व्यक्ति था, उसके साथ भाषा उसकी चली गई। तो हमको इनके संरक्षण की जरूरत है कि नहीं है? तो ऐसे ही हमको हिंदी की जो बोलियां हैं, अगर इनका हम संरक्षण नहीं करेंगे, अवधी है, ब्रज है, तो ये तो भाषाएं हैं, समृद्ध भाषाएं हैं, केवल बोलियों तक सीमित नहीं है। अवधी का साहित्य पूरी दुनिया में जहां जहां मतलब जो है अवधी जाएगी, हमको लगता है कि जो गिरमिटिया गए, आधे भोजपुरी और आधे वो लेकर गए, रामचरितमानस लेकर सारे गिरमिटिया मजदूर गए, दूसरे सूरीनाम है, ट्रिनिडाड है, टोबैगो है, इनमें जितने भी भारतीय मिलेंगे, उनके वंशज मिलेंगे, सब अवधी, ब्रज और भोजपुरी बोलते हैं। आप उनकी संख्या को जोड़ते ही नहीं है। क्या अवधी हिंदी का हिस्सा नहीं है? मॉरिशस के लोगों से हमारे बाकायदा संपर्क है, दूसरे देशों के, चाहे वो मॉरिशस, ट्रिनिडाड हो, टोबैगो हो, इन लोगों के बाकायदा वो हिंदी में लिख रहे,
बड़े बड़े लेखक हैं। रामदेव धुरंधर इतना लिख चुका अकेला व्यक्ति, एक उपन्यास उन्होंने लिखा है जिसके 600 पात्र हैं, 600 से ज्यादा, और 3000 से अधिक पृष्ठ का। कोई है भारत में इतना बड़ा उपन्यासकार? कोई चर्चा ही नहीं करता उसकी। मैंने उन पर काम किया थोड़ा, और एक लड़का है पीएचडी कर रहा है काशी हिंदू विद्यालय से, अमित कुमार गुप्ता है, वो उसको लोग इसलिए क्योंकि वो पीएचडी कर रहा है, बड़े बड़े प्रोफेसर उसको आगे बढ़ने नहीं देते। अच्छा, हाँ। तो वो ऐसी प्रवृत्तियां, आपको बताऊं, विश्वविद्यालयों में जो शोध के छात्र हैं, शोध के छात्र ऐसे खड़े होते हैं जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो, पकड़ के लाए गए हो। ये हिंदी का विकास होगा क्या? इससे नहीं होगा। आप कल आपका साथी बनेगा वो। अगर शिष्य भी है तो शिष्य को जो हम बच्चा बताते हैं तो गोद में भी तो लेते हैं ना, तो अपने साथ बेड पे भी, बिस्तर पे भी तो बिठाते हैं ना। ये जो हिंदी में अंग्रेजी की मानसिकता भरी हुई है, अंग्रेजी हिंदी के जितने भी आचार्य हैं जिनको अंग्रेजी में प्रोफेसर कहते हैं, तो वो प्रोफेसर रह गए हैं, आचार्य नहीं रह गए। आचार्य के गुण नहीं रह गए, आचार्य की संस्कृति नहीं रही। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश और समाज की। ये हिंदी ही नहीं, दूसरी भारतीय भाषाओं में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बोलने गया। मैं आपको बताऊं, जब चीन से मैं आता था, लोगों ने कहा एक बार कहाँ मैं आ गया, वो दिल्ली से अमृतसर जा रहे हैं, दिल्ली से अमृतसर का किराया देंगे, चाहे एयरफेयर दे चाहे ट्रेन का, बाकी वो जो है आप चीन से आप दे करके आइए। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने हिंदी की सेवा की है, लेकिन मुझे अगर हिंदी ने कुछ दिया है तो मैंने उसके लिए कुछ कुर्बानी भी दी है। हाँ। मैं आपको बताऊं कि कुछ नहीं तो 3,15,000 20,000 कुछ मुझे मिलता था, जिसमें टैक्स इसलिए नहीं पड़ता था कि फॉरेन अलाउंस 7,000 8,000 रुपये रोज होता था। हाँ। तो वो जो है मैंने आधे से ज्यादा तो हिंदी के नाम पर फूंक दिया, ज्यादा, आधे से ज्यादा। हाँ। और 1/4 फूंक दिया हमने घूमने में। हाँ। तो देश और दुनिया को देखने में, मैंने वहां की प्राथमिक शिक्षाएं छोटे छोटे देशों में, मलेशिया में देखा, थाईलैंड में देखा, उनके विद्यालयों में जाता था, चीन के छोटे छोटे विद्यालयों में जाता था कि ये कैसे पढ़ाते हैं। चीन में एक बच्चे को 6 लोग पालते हैं। ये बड़े विषयांतर नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल। ये अपनी संस्कृति की बात है। भाषा और संस्कृत में मैं बहुत अंतर नहीं करता हूं। जब हम भाषा को संस्कृत से काट देंगे, यही हुआ हमारे साथ। हाँ। हमने अंग्रेजी पढ़नी शुरू कर दी तो चूंकि उसकी संस्कृति हम अपना नहीं पाए, और भाषा हमारी जो है हिंदी थी, उसके साथ हमारी संस्कृति, क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हैं उसके पीछे उसकी पूरी संस्कृति होती है। जब हम एक साक्षात्कार में एक ने हमसे पूछा कफन के पर्यायवाची बताइए। हाँ। कहाँ पूछा मुझे याद नहीं है। हाँ। तो मैंने उसके पहले कभी पढ़े ही नहीं थे। हाँ। वो बड़े तुर्रम खां थे, उन्होंने कहा कि आप बताइए, तो मैंने कहा कि तुरंत बना दिए, 100 पट, अंतपट, अंतांबर, मरणांबर बना दिए हुए। हाँ। ये हमारी संस्कृति है। अंग्रेजी का कोई बना के दिखाए? कहीं भी मैंने न पढ़ा था, न कहीं देखा था, न कहीं सुना था। हाँ। और बाद में ढूंढा तो शब्दकोश में भी नहीं मिला मुझे, जो शब्दकोश हमें उपलब्ध हुआ। हाँ। तो ये उसी तीरंदाजी में होते हैं कि ये बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें है नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति में है, हमारी भाषा की संस्कृति में है कि आप देखिए, जैसे कमल के लिए है पंकज है, नीरज है, जलज है, सुतोयज है। यानी अगर कोई व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा है, संघर्ष किया है, जब उसके लिए हम उपमा देंगे ना, तो पंकज की उपमा देंगे, क्योंकि वो कीचड़ में पला बढ़ा, उसके ऊपर से जानवर पांव रख कर गए। ये संस्कृति, तो शब्द में संस्कृति है कि नहीं है? अंग्रेजी में लोटस लोटस करेंगे ना, तो वो चाहे, उससे हम ये भेद नहीं कर पाएंगे कौन व्यक्ति। जब लाल बहादुर शास्त्री के लिए हम कमल की उपमा देंगे तो वह उपमा होगी पंकज की। लेकिन जब हम लाल बहादुर शास्त्री की जगह पर नेहरू की उपमा देंगे तो वो होगी नीरज की। ऐसे ही एक सज्जन डॉक्टर जवाहरलाल कंचन थे, तब हमारे मित्र प्रोफेसर पवन अग्रवाल वहां पर डिग्री कॉलेज में, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में थे, शिक्षक थे। तो वो, तब मैं नवोदय में था, तो वो आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। नीर माने वर्षा का जल, और जैसे जमीन पर गिरता है वैसे ही वो जल हो जाता, पानी हो जाता। वो पता नहीं, तुरंत मैंने उनसे पूछा, हमने कहा इसका मतलब है नीरज जो कमल है ऊपर से बरसते हैं क्या? इतना आधा अधूरा ज्ञान, इतनी आधी अधूरी समझ, प्रोफेसर बनने बैठे हैं, बच्चों को क्या देंगे? वो बहुत झुंझला गए, बहुत झुंझला गए। हमने कहा झुंझलाने की जरूरत नहीं है और इसको समझने की जरूरत है। उसको लगा कि यार ये तो टीजीटी है, पीजीटी है, मतलब इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है। अरे उसका ज्ञान देखो ना, उसकी समझ देखो, तुम बेवकूफी की बात कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो तथाकथित आचार्य हैं, जो प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अंग्रेजी संस्कृत को ढोना आरंभ कर दिया है,
एक पीएचडी का छात्र सामने खड़ा होगा, शोध छात्र सामने खड़ा होगा, उसको क्यों नहीं बिठा के आप साक्षात कर लेते हो? उसमें क्यों नहीं गर्व और स्वाभिमान की बात पैदा करते हो? हमारी जो हिंदी की संस्कृति है अंग्रेजी के संस्कृत के कारण विभेदकारी स्थिति ला रही। इससे ना तो राजभाषा का विकास होगा, अंग्रेजी की जगह हिंदी को द्वितीय दर्जे की भाषा राजभाषा में माना जा रहा। कैसे होगा? जब गर्व से कोई ट्रांसलेटर हिंदी में कोई ड्राफ्ट बना के लेके जाएगा, कोई नोट बना के लेके जाएगा, कोई टिप्पणी लिख कर जाएगा, तो अधिकारी जब उसकी कद्र करेगा तो उसका सब सम्मान करेगा। अंग्रेजी बढ़िया है किसी की, उस अनुवादक का बहुत, मेरे पास तो 3-4 अनुवादक थे जब मैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में था, आचार्य था, तो मेरे पास 3-4 ट्रांसलेटर थे, एक पीए था। वो जब हिंदी में काम करते थे मैं उनकी खूब वाहवाही करता था। अब मैं जो है अंग्रेजी भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है। तो जितने लोगों को मैंने देखा उतनी अंग्रेजी मेरी, जो अंग्रेजी बोलना बहुत पसंद करते, मेरी जेब से बह गई बाएं दाएं से। क्योंकि आप दूसरे देश में जब आप पढ़ा के आ रहे हैं, इसका मतलब अंग्रेजी ठीक ठाक होगी, लेकिन मुझे बोलना पसंद नहीं है अंग्रेजी। जब जरूरत हो तभी बोलना पसंद है। इससे हम ना तो अंग्रेजी भूल जाएंगे, ना अंग्रेजी का अभ्यास खत्म हो जाएगा। हमें आज दे दो, हम अंग्रेजी माध्यम से कक्षाएं पढ़ा लेंगे, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर मैं नहीं बोलता। इन आचार्यों को भी नहीं बोलना चाहिए। इनमें आपको बताऊं, अंग्रेजी का कोई आ जाए ना तो उसके सामने आईसीसीआर में जब मैं गया तो बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे विश्वविद्यालयों से आए थे साक्षात्कार के लिए, दूसरे देशों में जाने के लिए। वो बाहर अंग्रेजी बोल रहे थे तो, और जब वहां उसके पास पहुंचते थे, लौट के आते थे पसीना पसीना। क्यों? क्योंकि वहां उनके ताऊ बैठे हुए थे और वो जो बोल रहे थे तो उनको लग रहा था कि मुझे अंग्रेजी में अभ्यास करके जाना चाहिए। फ्रॉम वेयर यू आर सर, जिससे हम लोग मिल रहे हैं। हमने कहा मैं तो लखनऊ से हूँ। मुझे जहां अंग्रेजी पता नहीं वहां पता नहीं। और उसके बाद मैं चला गया, वही बैठे रहे, फ्रॉम वेयर यू आर। तो ये जो समझ है कि हम अंग्रेजी से अपना स्टेटस बढ़ा लेंगे, हम अंग्रेजी से थोड़ा ऊंचे माने जाएंगे, ये संस्कार बच्चों को भी दे रहे हैं हमारे भारतीय। तो जब हम बच्चों में ये संस्कार पैदा कर देंगे कि अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी से हम नौकरी पाएंगे, यकीन मानिए कि अंग्रेजी माध्यम के रूप में हमारा नुकसान कर रही है। अंग्रेजी स्टेटस सिंबल के नाम पर या उसके रूप में हमारा नुकसान कर रही है। ये छद्म रूप अंग्रेजी के हमें समझने होंगे और भारतीय भाषाओं से द्रोह खत्म करना होगा। जो परस्पर लड़ रही ना, जैसे तमिल है, हिंदी का है, या बांग्ला वाले भी अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, या उसमें उसके उड़िया वाले भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर, क्योंकि शुरू किया किसने? तमिल ने। अब उसके तेलुगु वाले भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं। वो पूरी तरह से खुलकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी से कोई द्रोह नहीं कर रहा। ये क्या है? ये यही है कि हम अपनी संस्कृति से कट रहे हैं और उसके मुंह में आ रहे हैं, उसके व्यामोह में आ रहे हैं, और उसके कारण हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे। अंग्रेजी का नुकसान नहीं कर रहे और अंग्रेजी को समृद्ध भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर भारत में 20 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलने वाले, इससे अंग्रेजी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि एथनोलॉग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वो तो मूल बोलने वाले लेंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। एक लैंग्वेज है जो एथनोलॉग इस तरह से अध्ययन करता है, जो मूल भाषा के रूप में या मातृभाषा के रूप में जो लोग बोलते हैं वो लैंग्वेज 1 में आते हैं। लैंग्वेज 2 में वो आते हैं जो अर्नड लैंग्वेज है जिनकी। तो भारत में जितने हैं सब अर्जित भाषा वाले हैं, मूल रूप से बोलने वाले 2% भी नहीं है। तो क्या समृद्ध करेंगे अंग्रेजी को, या एथनोलॉग पर क्या असर डालेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी वाले तभी, ये हीरक जयंती है, इसको आप देखिए डायमंड जुबली वर्ष है इसका, तो ये इसमें हमको संकल्प लेना होगा कि इसको हमें हीरा बनाना है या कोयला बनाना है। भाई कार्बन से ही दोनों रूप आए हैं। हिंदी को हम हीरा तभी बना पाएंगे जब उसको घिसेंगे, उसको तराशेंगे। हम तराश नहीं रहे, हम उसमें रोजगार तलाश रहे हैं। न रोजगार दे क्या फर्क पड़ता है, माँ हमारी रोजगार हमको ना दे तो माँ कब तक कमाएगी? हम ये सोचें अपनी संस्कृति से, तो रोजगार तलाश रहे हैं, रोजगार देना चाहिए। ये सरकार की चिंता की बात है। सरकार अगर हमें रोजगार हिंदी के माध्यम से नहीं दे रहे, और लेकिन मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पत्रकारिता कितने क्षेत्र इसके आए हैं, अनुवाद का क्षेत्र, आकाशवाणी दूरदर्शन, अध्यापकीय क्षेत्र, हिंदी शिक्षण का क्षेत्र। इस तरह से दूसरी भाषाओं की तुलना में हिंदी में 10 गुना रोजगार है। तो बांग्ला वाले नहीं बेचैन है, उड़िया वाले नहीं बेचैन है, हम ही बहुत परेशान हैं कि हिंदी से बहुत ज्यादा रोजगार मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम
उस संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं कि जो भाषा है वो हमारी माँ है, वो हमको कब तक देगी। हमको लगता है कि उसकी एक समय, एक अवधि है जब तक वो हमें दे सकती थी। भाई जितने रोजगार थे, आकाशवाणी का क्षेत्र था, दूरदर्शन का क्षेत्र था, कॉलेजों का क्षेत्र था, उससे ज्यादा और कौन सा निकालेंगे। तो भरपूर हो चुकी है। अब भाषा के द्वारा कोई रोजगार ढूंढे तो एक प्रकार से मुझको लगता है बेईमानी है। वो मुझे भी लगता है कि जैसे आपने आप जिक्र किया, अच्छा बोला है कि रोजगार स्किल से मिलेगा। अंग्रेजी आप एज ए स्किल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी से रिप्लेस करने की कोशिश मत करिए। यही कर रहे हैं लोग, जो लोग कर रहे हैं। स्किल है, आप विज्ञान पढ़ते हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, उसके जरिए आपको जॉब मिलता है। आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो अंग्रेजी भी उसी तरीके से पढ़िए आप, क्या स्किल आपकी डेवलप होगी, उससे आपको जॉब मिलेगी। आप दूसरे एक चीज और मैं कहता हूँ, जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं टोक नहीं रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप इतना मैं आपको बताऊं, ये हिंदी में, भाई विज्ञान की किताबें हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे आप? जो बड़े बड़े भाषाविद और सब बने हैं वो क्यों नहीं लिख रहे? लिखें भाई, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन जब लिखेंगे तो राजकमल वाले नहीं छापेंगे, वाणी प्रकाशन वाले नहीं छापेंगे, वो बड़े प्रकाशक नहीं छापेंगे। वो छापेंगे वो प्रकाशक जो दोयम दर्जे के हैं, वो बिकेगी कम, इसलिए वो अंग्रेजी में छापेंगे। और अंग्रेजी आएगी नहीं, उन्हें नकल करेंगे, गूगल से लेंगे। तो ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में जब हम हिंदी के प्रति चिंतित होने का भाव दिखाते हैं तो ये बनावटी है, नकली है, असली नहीं। मैं कैलाश चंद भाटिया जी का नाम बड़ी नम्रता से, विनम्रता से लेना चाहूंगा। वो आईएसगढ़ी मसूरी में रहे। यकीन मानिए एक भी किताब उन्होंने प्रोफेसनल्स के लायक नहीं लिखी, एक भी किताब। मैं सार्वजनिक मंच से इस बात को कहता हूँ। और बेचारे वो चोट भी खा गए थे कुछ दिनों पहले, बहुत ज्यादा। अभी पता नहीं दुनिया में है कि नहीं, ये भी मैं नहीं जानता। अगर हैं वो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, नहीं है तो भी क्षमा चाहता हूँ। वो उन्होंने टारगेट किसको किया? जो विश्वविद्यालय हैं, उनके लिए वो राजभाषा की किताबें लिखी। हकीकत में उन प्रोफेशनल्स के लिए कोई मतलब का काम ही नहीं किया। उनको चाहिए बेसिक ज्ञान भाषा का। उनको वर्णमाला तो आती नहीं थी। वर्णमाला से लेकर के उन्हें भाषण देना, उन्हें भाषण निबंध लिखना या कोई आलेख लिखना या कोई ड्राफ्ट लिख के लाया है, वो ड्राफ्ट सही है, प्रारूप सही है कि नहीं है, टिप्पण और टिप्पणी लिखना, एक वाक्य की टिप्पणी लिखना, इस तरह के एक किताब में तो उनका मिला मुझे कि ऐसे ऐसे टिप्पण लिखा जाए, ऐसे ऐसी टिप्पणी लिखी जाए, लेकिन अकादमिक रूप में मिला, व्यावहारिक रूप में नहीं मिला। तो मैं आपको बताऊं, वास्तव में लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, चाहे किताब लिख रहे हो, चाहे वो अकादमिक अध्ययन करा रहे हो, चाहे अकादमिक अध्यापन करा रहे हो। वो सैद्धांतिक रूप से वो बिल्कुल स्वार्थी हो गए, बिल्कुल लाभार्थी की तरह प्रयोग करते हैं। तो आप अपना प्रश्न अगला रखिए, जब तक ये प्रवृत्ति नहीं जाएगी कि हम लाभार्थी हैं, वो हर एक जगह कि हमको इस किताब को लिखने से क्या लाभ मिलेगा, हमको इस किताब को। अभी आपको बताऊं, बाल पुरस्कार यहाँ मिलता है। कई मेरे मित्र हैं जिन्होंने बाल कविता संग्रह इसलिए लिखे कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कार मिले। तो जब तक हमारा ये उद्देश्य रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि कबीर ने कभी कोई बाल पुरस्कार लेने के लिए लिखा हो, या सूर ने कुछ ऐसा लिखा हो, या तुलसी ने ऐसा कुछ लिखा हो कि उत्तर प्रदेश से हमको साहित्य भूषण मिल जाएगा। तो मैं दो पत्रिकाएं निकालता हूँ, एक हिंदू संचेतना और एक भाका। हम कहीं नहीं गए ISBN लेने। मेरी जो किताब आई, उसे अभी जो एक किताब आई थी उसको भी ISBN उसी ने, प्रकाशक ने किया, हम नहीं गए करने। कहा वो जरूरी है, हमने कहा जरूरी तो कर दो, लेकिन हम उसमें कोई रुचि नहीं लिए। तो आपको बताऊं, जब तक हम इसमें रुचि लेते रहेंगे कि हमारा ISSN हो जाएगा तो इसमें कुछ शोध पत्र आएंगे, फिर उनसे आपको 3-3 हजार रुपए ले रहे, ये हिंदी का विकास कर रहे हैं, ये चोर हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये हिंदी के दुश्मन हैं। एक शोधार्थी गरीब घर का है, वो 3 हजार रुपए कहाँ से लाएगा? मुझे जब ये पता चला तो मैंने एक को डांटा भी। आप ये जो ISSN नंबर लेकर के धंधा कर रहे हो, ये जो है हिंदी के साथ ठगी है, हिंदी के साथ धोखाधड़ी है। जब तक ये प्रवृत्ति नहीं खत्म होगी, आप ये बताइए, जब हम कोई विद्यार्थी को 2 आलेख या 2 शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए 6 हजार उससे ले रहे हैं, और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर होने के लिए, सहायक आचार्य होने के लिए उसको 15 आलेख की जरूरत होगी, तो 15 से 45 हजार कहाँ से लाएगा गरीब आदमी?
फिर उसके बाद और जितनी जरूरतें पड़ती हैं या कहाँ कहाँ उसको क्या क्या खर्च करने पड़ते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। युग सत्य हो या युगीन यथार्थ को, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ सरकारों का भी जिक्र किया, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि वो चाहे हिंदी हो या और भारतीय भाषाएं हो, जो भी सरकार परिवर्तित हो, चूंकि आपने दशकों की जर्नी देखी है और अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं की और भारत में भी अलग अलग भाषाओं की और हिंदी की यात्रा देखी है आपने, सरकारों को कितना फर्क पड़ता है या कितना जिस तरीके से सरकारें चेंज होती हैं, कोई किसी ने सही से काम किया या जो सरकार आई हो वो काम किया, या पहले जो सरकारें नहीं है उन्होंने भाषाओं के लिए, हिंदी के लिए काम किया? मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, अभी तक जितनी सरकारें थी जो मैंने देखी, उसमें सपा ने हिंदी के लिए काम किया और भाजपा कर रही है। अब ये नहीं कहता हूं कि मैंने कांग्रेस ने नहीं किया, सबके समय में काम हुआ, लेकिन जो हिंदी के लिए काम ये दो सरकारों ने किया है, मुझे लगता है कि उल्लेखनीय है। लेकिन इसमें जो निचले तबके के लोग हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। हम ये जैसे गृह मंत्रालय ने जो हिंदी का काम किया है, जो प्रसार किया है, जो प्रचार किया है, हिंदी के लिए जो दिल खोलकर खर्च किया है, हजारों करोड़ रुपए अब तक हिंदी के ऊपर खर्च हो चुका। अगर उसको हम आप जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में है, जो उसके अनुप्रयोग में है, हम अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। सरकारों से भाषा के विकास की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाषा का प्रयोग हम करते हैं, आप करते हैं, भाषा का प्रयोग जनता करती है, भाषा का प्रयोग व्यापार में होता है, भाषा का प्रयोग न्याय में होता है, भाषा का प्रयोग और भी जो हमारी दैनिक गतिविधियां हैं उसमें होता है। सरकारों का प्रयोग होगा तो वो केवल राजभाषा में होगा। तो हिंदी जो समृद्ध हो रही, जो विकसित हो रही, एक तो राजभाषा के रूप में हो रही, इसके दो रूप हैं, इनको समझने की जरूरत है। राजभाषा का रूप वो आम जनता के बस का नहीं है। भाई जैसे किसी को हमने हिंदी में पत्र दिया, आपको ये निर्देशित किया जाता है कि, या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि यहाँ की जनता को जो अन्न धन योजना है उसका समुचित लाभ प्रदान किया जाए। अब इस तरह की भाषा आएगी वहां से, वो जनता के बस की नहीं है, क्योंकि वो तो राजभाषा है। जो राजा बोलेगा, जो सत्ता बोलेगी, सत्ता की भाषा और जनता की भाषा में हमेशा अंतर रहा है। चाहे और कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे एशिया का कोई भी देश हो, यूरोप का कोई देश हो, ऑस्ट्रेलिया का कोई देश हो, तो अमेरिकी महाद्वीप का कोई भी देश हो, उसकी सत्ता की भाषा, उसकी जनता की भाषा में बहुत भेद होगा। हमारी हिंदी जो है ये जनता की भाषा के रूप में जितनी समृद्ध है, आपको बताऊं, इतनी ही समृद्ध वो मुगलों के समय में थी, इतनी ही समृद्ध वो अंग्रेजों के समय में थी। आप ये देखिए, आज अंग्रेजों के समय में जो जयशंकर प्रसाद ने दिया हिंदी को, अंग्रेजों के समय में जो डॉक्टर हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने दिया, अंग्रेजों के समय में जो निराला ने दिया, आप यकीन मानिए हमारी पीढ़ी और हमसे पहले की पीढ़ी या आज़ादी की पीढ़ी वो नहीं दे पा रही है। उस कारण ये है कि क्योंकि ये जो भाषा को जो कुछ भी देन मिलती है वो जनता से मिलती है। जनता और भाषा का अप्रतिम जुड़ाव और बहुत गहरा सानिध्य और उसका जो संपर्क है सीधा रहता है, जैसे माँ और बेटे का संपर्क सरकार का नहीं रहता है। भाई सरकार के पास जो भाषा है ना, जैसे एक राजा की माँ राजमाता हो जाती है, ऐसे ही एक राजकाज की भाषा राजभाषा हो जाती है और उसमें गर्व, गुरूर, अहंकार आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वो जनता से दूर हो जाए या जनता से दूर हो, ये इसमें भी आश्चर्य नहीं है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हो, समृद्ध हो, इससे ये राष्ट्रभाषा हिंदी का भी विकास होगा, समृद्ध होगी, लेकिन दोनों रूप अलग अलग हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राष्ट्रभाषा के रूप में ये इसी तरह समृद्ध होती रहे, राजभाषा के रूप में भले ही ये कितना कोई कमजोर करता रहे, इस हिंदी भाषा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके।